आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सिंपल और इजी क्वेश्चन, वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत बड़ा पैराग्राफ के अंदर। पर पैराग्राफ आपको पढ़ना भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा हुआ था वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इतना आपको सिंपल याद ही रखना है। तो फर्स्ट, टोलेमी गिव्स जियोसेंट्रिक थियरी। टोलेमी बोलते हैं उसको, भले ही आगे पी है पर यहाँ पे उसको बोलेंगे टोलेमी गिव्स द जियोसेंट्रिक थियरी। आपको वन वर्ड के अंदर पूछ सकता है कि टोलेमी ने कौन सी थियरी दिया हुआ था और उसका मतलब क्या था। तो टोलेमी गिव्स द जियोसेंट्रिक थियरी, उसने जियोसेंट्रिक थियरी के बारे में बताया हुआ था। तो देखते हैं कि जियोसेंट्रिक थियरी के अंदर उसने बताया हुआ था क्या। तो जियोसेंट्रिक थियरी में उसने लिखा हुआ था कि अर्थ हैज सेंटर, यूनिवर्स में अर्थ कहाँ पे सेंटर में है और प्लैनेट्स रिवॉल्व्स। उसका मतलब ये था कि अर्थ यहाँ पे है और बाकी सब प्लैनेट, सन है, मून है, वो उसके आसपास घूमते हैं। क्या ये सच है? नो, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, सन और उसके आसपास सब प्लैनेट्स और अर्थ है वो घूमते रहते हैं। तो टोलेमी ने जो जियोसेंट्रिक थियरी दिया हुआ था वो रॉन्ग था, क्योंकि उसने ऐसा बताया हुआ था कि अर्थ एट सेंटर एंड प्लैनेट्स इज रिवॉल्व। उसने ऐसा बोला कि अर्थ सेंटर में है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स वो अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। तो ये आपको थियरी याद रखनी होगी, भले ही उसने रॉन्ग दिया था पर आपको याद रखना है। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस हेलोसेंट्रिक थियरी, ये भी वन वर्ड के अंदर पूछ सकता है कि निकोलस कोपरनिकस ने कौन सी थियरी दिया हुआ था। तो निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थियरी दिया हुआ था और उसने अपनी हेलियोसेंट्रिक थियरी के अंदर क्या बताया हुआ था। तो जो गलती टोलेमी ने किया हुआ था वो उसने चेंज किया और उसने सही थियरी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो है हेलियोसेंट्रिक थियरी। तो हम देखते हैं कि हेलियोसेंट्रिक थियरी के अंदर उसका स्टेटमेंट क्या है। तो उसने ऐसा बताया कि सन एट सेंटर एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन सर्कुलर। तो उसने ऐसा बताया कि सन सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास घूम रहे हैं, और रियल सच यही है कि सन सेंटर में है और बाकी के जो प्लैनेट्स है वो उसके आसपास घूम रहे हैं। तो निकोलस ने जो थियरी दिया था वो था हेलियोसेंट्रिक थियरी। उसके बाद विच फिनोमिनास प्रॉपरली कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था 10th स्टैंडर्ड के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो विच फिनोमिना प्रॉपरली कैन नॉट एक्सप्लेन बाय, तो वेव नेचर के द्वारा कौन सी जो थियरी थी प्रॉपर समझाई नहीं जाती है। तो उसके आंसर में आपको लिखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, उसके ऊपर कोई प्रूव नहीं करना है, लिखा हुआ इतना आपको करना है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक थियरीज द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डेवलप। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसके बेसिस के ऊपर डेवलप हुई। तो आप लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक थियरी के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। लाइक आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो, टेलीविज़न के अंदर अलग अलग चैनल देख सकते हो, राइट, एक दूसरे को कॉल आराम से कर सकते हो। तो ये सब क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो वो किस तरह डेवलप हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक थियरी के बेसिस के ऊपर वो वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है। थर्ड नंबर, ऑन बेसिस ऑफ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस द फ्यूजन और यूरेनियम डिस्कवर बाय हान एंड नाइटनर इन 1938। ये सिंपल आपको यही याद रखना कि हान एंड नाइटनर ने क्या डिस्कवर किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन के फिनोमिना के बेसिस के ऊपर उसने इंड्यूस फ्यूजन और यूरेनियम उसने डिस्कवर किया हुआ था। 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूरेनियम किसने डिस्कवर किया था। तो आपको इतना ही लिखना है कि हान एंड नाइटनर ने
किसके बेसिस के ऊपर कि न्यूट्रॉन इंड्यूस फिजन प्रोसेस के ऊपर उसने यूरेनियम डिस्कवर किया हुआ था। उसके बाद 4th नंबर, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बीटा डीके फिनोमिना इज अकर ड्यूरिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने देखा हुआ था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है तब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है, तो बीटा डीके प्रोसेस जब होती है तब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान कौन सा प्रोसेस, कौन सी फिनोमिना वहाँ पे क्रिएट होती है, तो आपको लिखना है कि इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल अदरवाइज बीटा डीके प्रोसेस वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद 5th नंबर, फिजिक्स डेवलप टेक्निक्स ऑफ अचीविंग वेरी लो टेम्परेचर विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू ब्रांच कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। ये JEE नीट्स के अंदर ऐसा पूछा हुआ था कि लो टेम्परेचर अचीव करना और उसकी जो ब्रांच है वो ब्रांच क्या केमिस्ट्री के अंदर आती है, ऐसा क्वेश्चन नीट और JEE में पूछा था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी जो ब्रांच है उसके अंदर लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, क्या वो ब्रांच केमिस्ट्री में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सब ने यस लिखा हुआ था क्योंकि टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन की बात तो सब केमिस्ट्री में आती है, पर यहाँ पे अलग है कि फिजिक्स डेवलप द टेक्निक ऑफ अचीविंग वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। एंड विच रिजल्ट, जो नई ब्रांच डेवलप्ड हुई थी वो ब्रांच का नाम है क्रायोजेनिक्स। आपको याद रखना है कि लो टेम्परेचर अचीव करने वाली जो ब्रांच है वो ब्रांच का नाम क्या है, तो है क्रायोजेनिक्स। उसके बाद 6 नंबर कि plasma state of substance at very high temperature has generated hope of energy source for mankind। प्लाज्मा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ था। फर्स्ट है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद BEC और उसके बाद लास्ट में आता है वो प्लाज्मा। और प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना हाई करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर हैज़ जनरेटेड होप ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर मैनकाइंड। मैं आपको बता दूं सिंपल, आप प्लाज्मा को मैं समझाने का ट्राई करो आपको, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ पे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। फर्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट किसके बेसिस ऊपर चलता है, एक तो थर्मल पावर प्लांट में वाटर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कोल। अदरवाइज आप क्या करते हो कि कोई भी वाटर है उसको बहुत हाइट के ऊपर स्टोर करते हो और ऊपर से वाटर टरबाइन के ऊपर डालते हो, टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन के साथ जनरेटर होगा और जनरेटर रोटेट करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया वो हाइड्रो के लिए, दूसरा है थर्मल के लिए, पर मैं आपको ऐसा, और तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर। ध्यान रखना, फर्स्ट है हाइड्रो के थ्रू, सेकंड है थर्मल के थ्रू और तीसरा है न्यूक्लियर के थ्रू। तो मैं आपको ऐसा बोलूँ कि चलो पानी ख़त्म हो गया, पानी हमारे पास है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही हो गए हमारे पास, क्योंकि हाइड्रो के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर सकते और थर्मल के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए वाटर नीडेड है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियर। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर वेपन्स अदरवाइज न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए हमें यूरेनियम 235 और दूसरा टाइप का केमिकल हमें यूज़फुल होता है, पर न्यूक्लियर हमारे लिए हज़ार्डस है क्योंकि इतना हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एज 60, आपकी एज फ्यूचर में लिखा हुआ है 60, आप वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करोगे तो आपकी एज डायरेक्टली हाफ हो जाएगी 30 की, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन इतना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो न्यूक्लियर का भी इतना ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब पानी भी नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, तो प्लाज्मा का टेम्परेचर जो है वो सन का जो टेम्परेचर है उसके जैसा अराउंड 10 lakhs
केल्विन के अराउंड है। कोई मेज़र नहीं किया हुआ है, जस्ट एनालिसिस है, क्योंकि इतना टेम्परेचर थर्मोमीटर भी मेज़र नहीं कर सकता है। तो गांधीनगर के अंदर PRL प्लाज्मा रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। वहाँ पे 1 सेकेंड के लिए प्लाज्मा जनरेट हो रहा है, जो 1 मिनट्स के लिए प्लाज्मा जनरेट हो जाएगा तो 1 मंथ के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल सकती है। तो इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लाज्मा का यूज़ हम करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ जनरेटेड होप ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर मैनकाइंड। तो याद रखना कि प्लाज्मा स्टेट वो सब्सटेंस है जिसका हाई टेम्परेचर है, उसका यूज़ करके हम अलग टाइप की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं।